नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलेंगे। कहानी पंजाब के उस शक्तिशाली सिख साम्राज्य की जिसने कभी पूरे उत्तर भारत में अपना दबदबा बनाया था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बन गया? आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर 19वीं सदी का भारत का इतना मजबूत साम्राज्य अंग्रेजों के सामने ढह कैसे गया। चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं और इसके हर पहलू को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, किसी भी नई ताकत के उठने की कहानी को समझने के लिए ना हमें पहले ये देखना पड़ता है कि वहां पहले क्या था। तो सिख साम्राज्य की कहानी ये असल में शुरू होती है 18वीं सदी के भारत से। सोचिए, ये वो समय था जब विशाल मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और जब इतनी बड़ी ताकत कमजोर होती है तो क्या होता है? एक पावर वैक्यूम, एक खालीपन जो पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। और देखिए, इसी दौर में ना एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने एक नए साम्राज्य के लिए जैसे जमीन तैयार कर दी। सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की, जिसने सिखों को एक बहुत ही अनुशासित मिलिट्री फोर्स में बदल दिया। फिर बंदा बहादुर का संघर्ष, उसने इस जज्बे को और भी हवा दी। और फिर हुआ एक टर्निंग पॉइंट, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस लड़ाई ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति को काफी कमजोर कर दिया। अब आप सोचिए, मुगल कमजोर, मराठा कमजोर, तो ये एक सुनहरा मौका था किसी नई शक्ति के उभरने का। और इस मौके को पहचाना और उसका पूरा फायदा उठाया एक ऐसे लीडर ने जिन्हें इतिहास आज भी शेर-ए-पंजाब के नाम से जानता है, महाराजा रणजीत सिंह। देखिए, उस समय पंजाब अलग अलग सिख गुटों में बटा हुआ था, जिन्हें मिसल कहते थे। रणजीत सिंह ने इन सभी को एक झंडे के नीचे लाकर एक बहुत बड़े और मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन रणजीत सिंह सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर नहीं थे, वो एक बहुत ही समझदार और दूर की सोचने वाले शासक थे। उन्होंने लाहौर और अमृतसर जैसे बड़े शहरों को जीता और फिर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो अपनी मॉडर्न और ताकतवर सेना के लिए तो जाना ही जाता था, साथ ही अपने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? उनका राज पूरी तरह सेक्युलर था। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई भी हो, अगर आप में काबिलियत है तो आपको बड़ा से बड़ा पद मिल सकता था। अब रणजीत सिंह की एक और खासियत थी, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। उन्होंने ये बहुत पहले ही भांप लिया था कि अंग्रेज एक बड़ी ताकत बन रहे हैं। तो उन्होंने लड़ने के बजाय 1809 में उनके साथ अमृतसर की संधि कर ली। बहुत होशियार कदम था ये। इस संधि ने क्या किया? सतलुज नदी को एक तरह से बॉर्डर बना दिया। इससे रणजीत सिंह ने अपनी दक्षिणी सीमा को तो बिल्कुल सेफ कर लिया और अपना पूरा ध्यान उत्तर और पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य को फैलाने में लगा दिया। वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था ये। लेकिन हर मजबूत कहानी में एक लेकिन आता है। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उनके जाते ही वो मजबूत साम्राज्य जिसकी नींव उन्होंने रखी थी वो लड़खड़ाने लगा। लाहौर का जो दरबार था वो अब साजिशों का, धोखे का और सत्ता के लिए लड़ाई का एक अड्डा बन गया और इसने धीरे धीरे साम्राज्य की जड़ों को ही खोखला कर दिया। अब देखिए हुआ क्या। रणजीत सिंह के बाद उनके बेटे खड़क सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए। उसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक कमजोर शासक आते जाते रहे और लाहौर दरबार में उथल पुथल अपने चरम पर थी। आखिर में 1843 में रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह, जो उस वक्त बच्चे ही थे, उन्हें महाराजा बना दिया गया। और ये सारा ड्रामा उस वक्त हो रहा था जब अंग्रेज सीमा के उस पार बैठे पंजाब की हर एक हरकत पर अपनी गिद्ध जैसी नजर गड़ाए हुए थे। और बस साम्राज्य की यही अंदरूनी कमजोरी वो मौका थी जिसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शायद दशकों से इंतजार कर रही थी। और बहुत जल्द ये जो राजनीतिक उथल-पुथल थी, ये दो बहुत ही भयानक युद्धों में बदल गई। वो युद्ध जिन्होंने खालसा राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ। सिख सेना क्या बहादुरी से लड़ी, लेकिन उन्हीं के कुछ बड़े दरबारियों ने गद्दारी कर दी और नतीजा हार। इसके बाद हुई लाहौर की संधि, जिसने सिख साम्राज्य को आप कह सकते हैं कि आर्थिक और मिलिट्री तौर पर पूरी तरह से लाचार बना दिया। और तो और लाहौर में एक ब्रिटिश अफसर सर हेनरी लॉरेंस को बिठा दिया गया, जिसका मतलब था अंग्रेजों का दरबार में सीधा दखल। कुछ साल बाद एक और युद्ध हुआ, दूसरा एंग्लो सिख युद्ध, और इस आखिरी हार ने साम्राज्य की किस्मत पर ताला लगा दिया। और फिर आया साल 1849। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐलान किया, पंजाब को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया है। बस कहानी खत्म। शेरे पंजाब का बनाया हुआ वो शानदार साम्राज्य अब सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गया था। जॉन लॉरेंस को पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया और इसी के साथ भारत का जो आखिरी बड़ा आज़ाद राज्य था वो भी ब्रिटिश झंडे के नीचे आ गया।
अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पंजाब पर कब्जा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये तो अंग्रेजों की भारत में फैलने की एक बहुत ही सोची समझी, एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी का क्लाइमैक्स था, आप कह सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? एक चीज थी जिसे कहते थे सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक संधि। अब ये थी बड़ी चालाकी वाली डील। इसमें अंग्रेज किसी भारतीय राजा से कहते थे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बदले में उस राजा को अपनी विदेश नीति, अपनी सेना, सब कुछ कंपनी के हवाले करना पड़ता था। और मजे की बात यह कि इस प्रोटेक्शन के लिए उन्हें अंग्रेजों को भारी भरकम पैसा भी देना पड़ता था। मतलब अपनी ही आजादी की कीमत चुकाओ। ये टेबल देखिए, ये इस पूरे पैटर्न को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। आप देखिए, बंगाल, मराठा, मैसूर, अवध, इन सब बड़े बड़े राज्यों को कैसे संधियों और इसी सब्सिडरी अलायंस के जाल में फंसाकर कंट्रोल किया गया। हाँ, पंजाब का मामला थोड़ा अलग था, उसे सीधे युद्ध में हराकर कब्जा किया गया। लेकिन आप देखिए, तरीके भले ही अलग अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, पूरे भारत पर कब्जा। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या अंग्रेजों का भारत पर कब्जा सिर्फ उनकी मिलिट्री पावर, उनकी फौजी ताकत का नतीजा था, या ये उससे कहीं ज्यादा एक बहुत ही चालाक, सोची समझी रणनीति का खेल था जो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी? इस सवाल पर सोचेगा जरूर। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।